हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट फर्स्ट लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों पे दोस्तों हम लोग टेस्ट देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो 20 प्रश्न हैं इससे पहले जो है दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी यूपीएसआई की किस तरीके से चल रही है। दोस्तों, एक चीज़ और, आप लोगों के 20 क्वेश्चन में कितने प्रश्न सही बन रहे हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये पहले दोस्तों हम लोग 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न, जिसमें मूल विधि के भी होंगे, संविधान के भी दोस्तों होंगे, इतिहास के भी होंगे, यानी कि दोस्तों जो सामान्य ज्ञान जो होता है उसमें उस विषय के क्वेश्चन होंगे इस 10 क्वेश्चंस के बाद। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है इससे पहले यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो इसलिए दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है पुरुष, ऑप्शन डी है काल। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा धातु, यानी कि दोस्तों क्रिया को धातु से भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हुआ होगा दोस्तों वो अपने प्रश्न जोड़ते रहिएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं कह रहा है, ना कि हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग प्रश्न गलत करके भी चले आते हैं, इसलिए दोस्तों प्रश्न को है सही से आप लोग पढ़िएगा कि नहीं कह रहा है कि हैं कह रहा है। तो दोस्तों अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है पहेलियाँ, ऑप्शन सी है गीत, ऑप्शन डी है खालिक बारी। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो अमीर खुसरो थे दोस्तों उनका जो संबंध था गज़ल से भी था, पहेलियाँ से भी था और खालिक बारी से भी था। दोस्तों गीत से उनका संबंध नहीं था, तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गीत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा कि दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भुजंग जो होता है उसका पूछ रहा है समानार्थी शब्द कौन सा होगा। दोस्तों ये जो समानार्थी शब्द दिख रहा है, समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवाची। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों प्रश्न 3 के विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है सर्प और नाग, ऑप्शन बी है क्षीर और पै, ऑप्शन सी है शैल और भूधर, ऑप्शन डी है पहाड़ और नग। दोस्तों
चलिए हम लोग देखते हैं कि भुजंग जो शब्द होता है उसके कौन कौन समानार्थी शब्द होते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सर्प जो होते हैं दोस्तों और नाग जो होते हैं वो भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द होता है। दोस्तों एक प्रश्न इसमें और आप लोग याद रखिएगा कि शैल और भूधर जो होते हैं वो पर्वत के समानार्थी शब्द होते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रश्न 3। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 हम लोग देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों कह रहा कि जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है। यानी कि दोस्तों ये प्रश्न जो है एक सेंटेंस दिया रहता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रश्न जो है दोस्तों उससे संबंधित है। तो कहने का मतलब है दोस्तों इस प्रश्न का कि जिसके पास कुछ ना होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है अभागा, ऑप्शन बी है अकिंचन, ऑप्शन सी है अशक्त, ऑप्शन डी है तुच्छ। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अकिंचन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी है मागधी, ऑप्शन डी है सौरसेनी अपभ्रंश। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। दोस्तों एक प्रश्न और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि पूछता है कि हिंदी का विकास का क्रम शुरू से लेके जो हिंदी इस समय है वहाँ तक का। तो दोस्तों सबसे पहले जो थी वो थी संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद दोस्तों आई हिंदी। तो दोस्तों ये थे कुछ विकास के क्रम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहे, आप लोग देख सकते हैं। ये कह रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। जी हाँ दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्याकरण, ऑप्शन सी है लिखित भाषा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इस प्रश्न का जो कह रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है उसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों प्रश्न 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो व्याकरण के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों कह रहा है कि निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। जी हाँ दोस्तों इस तरीके के प्रश्न जो है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा कि पूछता है कभी कभी अशुद्ध कौन सा शब्द है, या पूछ सकता है दोस्तों कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि निम्न शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, उसी को दोस्तों पहचानना है। ऑप्शन ए है रचयिता, ऑप्शन बी है पूजनीय, ऑप्शन सी है परीक्षा, ऑप्शन डी है नरक। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 7 का राइट आंसर जानते हैं।
जी हाँ दोस्तों, जो अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन ए यानी कि रचयिता। दोस्तों रचयिता जो होता है शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 8 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों कह रहा है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है पंडिताइन, ऑप्शन बी है पंडिता, ऑप्शन सी है पंडितानी, ऑप्शन डी है पंडितायन। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 8 का राइट आंसर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित जो शब्द होता है दोस्तों उसको स्त्रीलिंग में पंडिताइन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 9 हम लोग देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न जो है इससे पहले भी कई एग्ज़ामों में ये प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पाली से, ऑप्शन बी है प्राकृत से, ऑप्शन सी है अभ्रंश से, ऑप्शन डी है संस्कृत से। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 9 का राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है वो हुआ है अभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम लोग हिंदी का लास्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न 10। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों प्रश्न 10 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों प्रश्न, इसमें दोस्तों सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है कि ये कौन से काल का है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि तुम बैठो मैं अभी आया। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस जो है ये दे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूछ रहा दोस्तों इस वाक्य में उपयुक्त काल कौन सा है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी है वर्तमान काल, ऑप्शन सी है भविष्यकाल, ऑप्शन डी है संभाव्य भूतकाल। दोस्तों ये प्रश्न जो है इससे पहले यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्न 10 का राइट आंसर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तुम बैठो मैं अभी आया, यानी कि दोस्तों ये वाक्य जो है वो वर्तमान काल का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ 10 प्रश्नों पे दोस्तों हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्न 1 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1924, ऑप्शन डी है 1906। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1917। दोस्तों आप लोग थोड़ा इस प्रश्न को और समझ लीजिए कि सैडलर आयोग जो था दोस्तों
उसे 1917 में नियुक्त किया गया था। और किस लिए दोस्तों? वो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था उसमें जो समस्या थी उसको ये आयोग देखेगा और उसके बाद दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों ये सैडलर आयोग उसी से संबंधित था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों प्रश्न 2 कह रहा है कि यमुना नदी के तट पर दीने पनाह शहर की नींव किसने रखी? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न जो है इससे पहले यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहाँ, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है जहांगीर। दोस्तों इसमें एक प्रश्न और बनता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि दीने पनाह शहर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये है यमुना नदी के तट पर। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 2 का राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जो दीने पनाह शहर की नींव रखी गई थी वो हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितने पद्धतियां हैं? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 3 का राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए जो है दोस्तों कुल 3 पद्धतियां होती हैं। दोस्तों एक प्रश्न इसमें और आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभी पूछता है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों संशोधन से संबंधित होता है, तो वो अनुच्छेद जो है 368 जो है दोस्तों वो संशोधन से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा कि कहाँ सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों जो बृहद स्नानागार पाया गया है वो जगह है जो दोस्तों मोहनजोदाड़ो, जो दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये है। इससे पहले ये प्रश्न दोस्तों यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ये कह रहा है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम ... के द्वारा समर्थित हो। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3, ऑप्शन बी है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 1/2, ऑप्शन सी है सदन के 2/3 सदस्यों, ऑप्शन डी है सदन के 1/2 सदस्यों। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 5 का राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वो कौन सा है।
दोस्तों प्रश्न 6 आप लोग की स्क्रीन पे ये है। ये कह रहा है दोस्तों कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। जी हाँ दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है गुलबर्गा, ऑप्शन सी है बेलगाम, ऑप्शन डी है रायचूर। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न 6 का राइट आंसर जानते हैं कि क्या है। दोस्तों प्रश्न 6 का राइट आंसर है गुलबर्गा। यानी कि दोस्तों जो बहमनी राजाओं की राजधानी थी उसे गुलबर्गा के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 7 का राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों एक प्रश्न और कभी कभी पूछता है कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से आरंभ हुआ था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ये जो सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंक जो थे, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। कभी कभी दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र दोस्तों कौन सी जगह है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिए गए। ऑप्शन ए है बरेली, ऑप्शन बी है मुरादाबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 8 का राइट आंसर देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न 8 का राइट आंसर हो जाएगा बरेली। जी हाँ दोस्तों, बरेली जो जगह है वो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9वां कह रहा है कि जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये एक जगह है, तो ये पूछ रहा है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है यूरेनियम। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 9 का राइट आंसर जानते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यानी कि दोस्तों जो जादू गोड़ा जगह है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है वो है, ये कह रहा है कि आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है। दोस्तों इससे पहले भी ये प्रश्न यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है धारा 80, ऑप्शन बी है धारा 20, ऑप्शन सी है धारा 40, ऑप्शन डी है धारा 100। चलिए दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 80। दोस्तों जो 80 धारा होती है इसके तहत दोस्तों आय अधिनियम के दोस्तों जो
आय से जो होती है कटौती वो धारा 80 के तहत की जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप लोगों के 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि यूपीएसआई का ये जो मॉक टेस्ट था, यदि दोस्तों ये अच्छा लगा हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। यदि आपके कोई मित्र हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके भी पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों वो भी मॉक टेस्ट दे सकें और अपनी तैयारी का दोस्तों आकलन कर सकें कि उनका किस स्तर की तैयारी चल रही है। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे दोस्त मेरे नए हैं, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही समय समय पे और भी मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, जिससे आप लोगों की तैयारी यूपीएसआई की बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकेगी और आप लोग सरलतापूर्वक यूपीएसआई का परीक्षा जो है दोस्तों वो पास हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।